देखो हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे। देखो जैसे सबसे पहले बात करते हैं, हमने इसके पार्ट पढ़ लिए थे, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट का क्या काम होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में, और फिर इसके कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, तो ये काम करता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 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 इंडक्शन पर आधारित म्यूचुअल इंडक्शन किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक सिद्धांत है, ठीक है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक सिद्धांत है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है अननोन प्रेरण और उसको कहा जाता है स्वप्रेरण, ठीक है। इंडक्शन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो इंडक्शन कितने तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। कितने तरीके के होते हैं इंडक्शन, प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में इसको प्रेरण कहा जाता है, जब बुक से पढ़ोगे ना तो उसमें प्रेरण लिखा रहेगा, ठीक है। तो प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम इसको समझते हैं कि इंडक्शन क्या होता है और ये सेल्फ इंडक्शन क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है। तो फैराडे ने ये कहा था कि जब हम किसी कॉइल में करंट में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, जब किसी कॉइल के करंट में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कॉइल पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, उसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। क्या कहा था कि यदि हम फ्लक्स में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा एक कॉइल, ये हो गई, ठीक है, दूसरी कॉइल हो गई ये। तो इस कॉइल में हमने करंट दिया कितना, आई, ठीक है, और इस आई का मान परिवर्तित हो रहा है क्योंकि ये कौन सा करंट है, एसी करंट है, ठीक है। कौन सा करंट है ये, एसी। इसकी वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और ये लगातार इसकी वैल्यू क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही, ठीक है। तो जब इसमें करंट इस तरीके से जाएगा तो ये जो कॉइल है इसका फ्लक्स बनेगा, इसका फ्लक्स बनेगा। इसका फ्लक्स क्या होगा, इस पे ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, ठीक है। फैराडे ने कहा था कि इसका जो फ्लक्स बनेगा फाई, ये फाई इस पर, ये जो कॉइल है पास में, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा उसको कहा जाएगा म्यूचुअल, ठीक है। पास वाले में कर रहा है, पड़ोस में स्थित किसी कॉइल में कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, म्यूचुअल कहा जाता है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इस ईएमएफ को हम कहेंगे क्या, इस विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक जो बल है, इस विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहा जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। हिंदी में कहा जाता है अननोन प्रेरण,
क्या कहा जाता है इसको? अननोन प्रेरण। कहां ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ? पड़ोस में कॉइल कॉइल स्थित है। अब देखो यहां से यहां तक फ्लक्स चला गया है, उसको किसी रास्ते की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ आ जाओ। एयर से फ्लक्स चला गया, हवा में ये फ्लक्स यहां से कहां चला गया? पास स्थित दूसरी कॉइल में चला गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये जो फ्लक्स जो है, जब इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर सकता है तो इस कॉइल पे भी कर सकता है। तो जब खुद में कहेगा करेगा तो उसको कहा जाता है सेल्फ। ठीक है, इस पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसमें होगा E1 और इसमें कितना होगा? E2 होगा। ठीक है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसका ईएमएफ क्या कहलाएगा? सेल्फ इंड्यूस्ड। इसको क्या कहा जाएगा? सेल्फ, स्वतः प्रेरित। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की बुक से चेक कर लेना। ठीक है, कि किसको क्या कहा जाता है, बट जनरली हम यही कहते, इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। खुद पे हुआ तो सेल्फ, बगल में हुआ तो म्यूचुअल। तो फैराडे कौन से सिद्धांत पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के काम करता है। फैराडे का जो इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस इंडक्शन पर आधारित है। कौन सा? म्यूचुअल इंडक्शन। किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, फैराडे ने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कब? जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसलिए ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये सिर्फ एसी में काम करेगा, क्योंकि डीसी में फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है, तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्लक्स तो बन जाएगा, लेकिन फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा ना, तब जाके इसमें लिंक होगा, तब इससे जुड़ेगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो ये जो कॉइल है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। समझ में आ रही बात? फ्लक्स में क्या होना जरूरी है? परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन कहां होता है? एसी में। डीसी में परिवर्तन नहीं होता है, तो डीसी में ट्रांसफॉर्मर कार्य नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करेगा? एसी पे काम करेगा। अब ये यहां से जो फ्लक्स गया है, वो खुद पे भी ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है और बगल वाले में भी कर रहा है। इस ईएमएफ का जो मान है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इसमें टर्न की संख्या कितनी है, कितनी बार हमने इस पे लपेटे हैं। जितना ज्यादा टर्न्स होंगे, उतने ज्यादा ईएमएफ बनेगा। तो जिधर हम टर्न ज्यादा कर देंगे, उधर ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने का बेस्ट तरीका है कि हम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू वोल्टेज बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रांसफॉर्मर में हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है? टर्न्स की संख्या बदलनी पड़ती है। ठीक है, जिधर हम टर्न ज्यादा कर देंगे, उधर वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। अगर मैं कहूं कि E1 कितना होगा, तो E1 का मान कितना होगा? तो इसको रट्टा मान लेना एकदम, 4.44 फाई एफ और एन। ठीक है, फाई एफ और एन। ठीक है, और E1 है तो ये क्या हो, कितना होगा? N1 होगा। ठीक है, ये कितना होगा? N1 होगा। इसी तरीके से अब जब हम E2 कैलकुलेट करेंगे तो E2 का मान कितना होगा? 4.44, फाई वही रहेगा, एफ वही रहेगा, लेकिन यहां पर कितना आ जाएगा? N2 आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स सेम ही रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्लक्स का मान सेम ही रहता है, लेकिन यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना हो जाएगा? N1, और यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? N2 पे। E2 किस पे डिपेंड करेगा? N2 पे। और E1 किस पे डिपेंड करेगा? N1 पे डिपेंड करेगा। यदि N1 का मान ज्यादा है तो E1 ज्यादा होगा, N2 का मान ज्यादा है तो E2 ज्यादा होगा। ठीक है, N1 का मान ज्यादा है तो E1 ज्यादा होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ इक्वेशन कहा जाता है इनको, विद्युत वाहक बल समीकरण कहा जाता है। विद्युत वाहक बल समीकरण कहा जाता है। इनको याद करना है। इसको कैसे निकालते हैं वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है आप लोगों की। ठीक है, सिर्फ इसको रट्टा मान लेना कि फैराडे के नियम के हिसाब से जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ट्रांसफॉर्मर में, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4.44 फाई एफ N1, फाई एफ और N1। E2 की वैल्यू कितनी होती है? 4.44 फाई एफ और N2। अगर कोई पूछे कि फाई क्या है, क्या बताओगे फाई क्या है?
फाई क्या है? फाई है फ्लक्स। फाई क्या है? फ्लक्स। इसकी इकाई क्या होती है? वेबर। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है? वेबर। ठीक है। एफ क्या है? अरे एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसकी इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। और एन क्या है? टन्स। एन क्या है? टन्स। कितनी बार हमने इस पे कितने लपेटे किए? एन वन का टन्स मतलब प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी बाइंडिंग। समझ में आया? इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है? हमें इधर से क्या करना है, एक तरफ सब एसी सप्लाई देंगे तो दूसरी तरफ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किस बात पे निर्भर करेगी? उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किस बात पे निर्भर करेगी? अभी मैंने बताया था, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर से ना। किस बात पे निर्भर करेगी? अरे एन वन पे, ई वन की वैल्यू एन वन पे, ई टू की एन टू पे। फाई और एफ क्या है? सेम है। तो जिसमें जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना उसमें उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना? जिसमें जितना ज्यादा टर्न्स होंगे उसमें उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये लिखो तुम लोग। नहीं लिखा तो चलो बाद में लिखना, ठीक है? थोड़ा सा इसको पढ़ा देते हैं, ठीक है? अब देखो, ट्रांसफार्मर में हमने एक चीज और बात करी थी, कोर। ठीक है, तो ये होता है इसका कोर। ठीक है, क्या होता है? कोर। कोर काहे का बना होता है? स्टील का। ठीक है, काहे का बना होता है? स्टील का। स्टील का नहीं, क्या बताओगे? सिलिकॉन। सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील का। काहे का बना होता है? सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील का। ठीक है, क्या बताओगे काहे का बना होता है? सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे कि सिलिकॉन का मतलब क्या होता है, लेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और स्टील का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिलिकॉन लेमिनेटेड काहे का बना होता है? स्टील का बना होता है। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं? बाइंडिंग लपेट देते हैं। बाइंडिंग एक के ऊपर एक लपेटी जाती है, बट हम अभी समझने के लिए इस तरीके से दो अलग अलग बाइंडिंग लपेट देते हैं। ठीक है, ये वाली बाइंडिंग कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी? इसको कहेंगे हम प्राइमरी। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी। क्यों कहेंगे प्राइमरी? क्योंकि जिसको हम सप्लाई से जोड़ेंगे वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जनरली, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, ट्रांसफार्मर में कितनी बाइंडिंग होती है? कितने तरीके की होती है? ट्रांसफार्मर में हम बात करें बाइंडिंग, ठीक है, तो इसमें कितनी बाइंडिंग होती हैं? दो तरीके की बाइंडिंग होती हैं। ठीक है, एक होती है कौन सी? प्राइमरी। एक कौन सी होती है? प्राइमरी। दूसरी कौन सी होती है?
सेकेंडरी, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? जिसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं, जिसको हमने क्या कर दिया, सप्लाई से जोड़ दिया, वो कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? प्राइमरी कहलाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कौन सी वाइंडिंग प्राइमरी होगी? जिसको सप्लाई से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसको सप्लाई से कनेक्ट किया जाएगा उसको कौन सी वाइंडिंग की कहेंगे हम? जिसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उसकी कौन सी वाइंडिंग कहते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस सेकेंडरी किसको कहते हैं? जिसको लोड से जोड़ते हैं, जिसको हम लोड से जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, जो जिसको हम क्या से जोड़ते हैं? सप्लाई से, उसको, अरे जिसको सप्लाई जोड़ेंगे आउटपुट कैसे हो गया? वो इनपुट कहलाएगा ना। जिसको सप्लाई से जोड़ेंगे वो क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। ठीक है, यहां से हम इनपुट देंगे, इसको इधर का इनपुट कहलाएगा। ठीक है, प्राइमरी वाला क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। तो ये देखो मैंने एसी का सिंबल बनाया, ये यहां से हम एसी सप्लाई देंगे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी। और यहां पर क्या कनेक्ट करेंगे हम? लोड कनेक्ट करेंगे। ये क्या होगा हमारा? लोड होगा। तो ये कौन सी कहलाएगी? इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? E1। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? E2। और इसमें कितना आएगा? E1 आएगा। E1 किस पे डिपेंड करेगा? N1 पे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स की संख्या है, इस बात पे कौन निर्भर करेगा? E1। E2 किस पे निर्भर करेगा? N2 पे। N2 की संख्या कितनी है, टर्न्स की संख्या कितनी है, वो किस पे डिपेंड करेगा? N2 E2 पे, N1 E1 पे। मतलब कितने N1 होंगे उतना E1 बनेगा, कितने N2 होंगे उतना E2 बनेगा। ठीक है, अब हम यहां पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के प्रकार देखिए कि वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। दो तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? सप्लाई से, या हम उसको इनपुट भी कह सकते हैं। और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको हम क्या कहेंगे? हम लोड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसको लोड से कनेक्ट करेंगे वो क्या होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। जिसको हम सप्लाई दे देंगे या जिसको हम इनपुट देंगे वो प्राइमरी, और जिसको आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी। ठीक है, इधर क्या होगा? आउटपुट, इधर आउटपुट लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, इधर आउटपुट होगा और इधर क्या होगा? इनपुट होगा। ठीक है, अब आउटपुट इनपुट इस बात पे निर्भर करता है कि हम किधर से दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं कि इधर से दे रहे हैं। ठीक है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, वो चेंज हो सकता है, लेकिन जनरली हम जिसको इनपुट दे देंगे वो प्राइमरी, जिसके आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी, जिसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे वो प्राइमरी, जिसको हम लोड से कनेक्ट करेंगे वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। वाइंडिंग पहचानने का तरीका ही होता है। ठीक है, कि प्राइमरी किसको कहा जाएगा और सेकेंडरी किस वाइंडिंग को कहा जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब E1 का जो वैल्यू है, E2 का जो मान है, ये E1 का मान है, किस बात पे निर्भर करता है? ये N2 पे डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? N1 पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है ये? E2 किस पे डिपेंड करता है? N2 पे। E1 किस पे डिपेंड करता है? N1 पे। तो अगर हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं? K। इसको क्या लिख सकते हैं? K। इसको कहा जाता है रूपांतरण अनुपात, और अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहा जाता है इसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को क्या कहा जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है, या हम इसको क्या कहते हैं हिंदी में? रूपांतरण अनुपात। की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कितने हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स के संख्या कितनी है। ठीक है, अब इस आधार पर हम ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो पहला होता है स्टेप अप। क्या होता है? स्टेप अप। ठीक है, और एक होता है दूसरा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है, और तीसरा ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा आइसोलेशन। तीसरा कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप अप कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? जहां पर V1 का मान कम होता है किससे? V2 से। V2 बढ़ गया, स्टेप अप हो गया।
ठीक है। सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है। स्टेप डाउन किसको कहेंगे, जब V1 का मान क्या हो जाओ, ज्यादा हो किससे, V2 से, यानी V2 क्या हो गया, कम हो गया V1 से, हमने वोल्टेज को कम कर दिया। ठीक है। एक में हमने क्या किया कि V1 को क्या कर दिया, कम कर दिया। V1 जितना था उतना ही है, V2 क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमने कहा स्टेप अप हो गया। स्टेप डाउन किसको कहेंगे हम, V1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, और V2 की वैल्यू क्या होगी, कम। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप को डाउन कर रहे हैं, जितना था उससे कम ले रहे हैं अब। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि K बराबर कितना होता है, तो V2 अपॉन V1 होता है। K बराबर कितना होता है, V2 अपॉन V1। तो यहां पर देखो K की वैल्यू कितनी है, V2 अपॉन V1 है, तो बड़ा कौन है, V2। बड़ा कौन है, V2। तो यहां पर K की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 से ज्यादा। K की वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि कौन बड़ा है, V2 बड़ा है। ठीक है। इस केस में जो K आएगा वो कम आएगा, कितने से, 1 से, क्योंकि कौन बड़ा है, V1 बड़ा है। V1 क्या है, बड़ा है। अब बात करते हैं ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, इसमें V1 का मान किसके बराबर होता है, V2 के, और इसमें K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब हमें वोल्टेज बढ़ाना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे, स्टेप अप का उपयोग करेंगे। वोल्टेज कम करना हो तो स्टेप डाउन का उपयोग करेंगे। वोल्टेज कुछ नहीं करना हो तो आइसोलेशन का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारे घर में जो सप्लाई आती है, तो हमारे घर के पास जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। समझ में आई बात, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, क्योंकि वो 11 kV की लाइन आती है, 11,000 वोल्ट होता है। उस 11,000 को वोल्ट को किस में कन्वर्ट करता है, वो 440 वोल्ट में। 3 फेज की सप्लाई 440 वोल्ट आती है और सिंगल फेज की 230 वोल्ट आती है। सिंगल फेज में कितनी सप्लाई आती है, 230। तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। वो क्या करता है, 11 kV को कम कर देता है। ठीक है, 11 kV को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है। अब इनका उपयोग हो गया, एक स्टेप अप हो गया। जब हम जनरेशन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, तो बिजली हमें भेजनी होती है, काफी दूरी तक भेजनी होती है। तो ज्यादा दूरी तक भेजने में हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा दूरी तक भेजने के लिए हमें वोल्टेज को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो अब जब पहले से पता है कि ज्यादा दूरी तक भेजना है, तो जनरेशन ही हाई वोल्टेज पर क्यों ना कर लें। तो जनरेशन हाई वोल्टेज पर पॉसिबल नहीं होता, जनरेशन हाई वोल्टेज पर पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से यही सिर्फ कारण है कि हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। जनरेशन पॉसिबल नहीं है हाई वोल्टेज पे। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज पे जनरेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन के पास जो ट्रांसफार्मर रहेगा वो स्टेप अप होगा, उसके बाद सारे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ही होते हैं। ठीक है। अब कहोगे सर इसका क्या उपयोग है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का। इसका उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए। क्या के लिए, सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्या के लिए किया जाता है, सेफ्टी के लिए। ठीक है, इसका उपयोग वोल्टेज को स्टेप अप ना कर रहे हैं ना डाउन कर रहे हैं, तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, सेफ्टी के लिए। कि देखो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, इधर का सर्किट और एक हो गया इधर का सर्किट। दोनों कैसे जुड़े हैं, चुंबकीय रूप से जुड़े हैं, इलेक्ट्रिकली नहीं जुड़े हैं दोनों। तो अगर इधर कोई फॉल्ट आता है तो इधर का सिस्टम हमारा उससे इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तब तक हमारे रिले ऑपरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिले को ऑपरेट होने में समय लगता है, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड का समय लगता है। माइक्रो सेकेंड भी बहुत होता है। जैसे माइक्रो सेकेंड की बात करें तो हम माइक्रो सेकेंड में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रिले कर सकता है। ठीक है, तो वो समय भी ना हो तो हमें अगर महंगे इक्विपमेंट खरीद के लाए हैं, महंगा, मान लो सर्वर रूम कोई बना है, तो सर्वर रूम इधर बना हुआ है, अगर सर्वर रूम बंद हो गया तो सर्वर रूम को चालू होने में 1 आध दिन का समय लग जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से इफेक्टेड ना हो।
जितने भी सर्वर रूम बनाए जाते हैं उनमें एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यहाँ लगा दिया जाता है कि इधर अगर कोई दिक्कत होती है तो इधर दिक्कत ना हो सर्वर रूम में। ठीक है, उनको 100% इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही 24 घंटे। ठीक है, अगर वो बंद हो गया तो फिर सर्वर डाउन हो जाएगा। ठीक है, कई बार आता है ना सुनने में कि एसबीआई का सर्वर डाउन है या उसका सर्वर, तो उसका कारण यही होता है कि कुछ या तो मेंटेनेंस चल रहा होता है, ठीक है, या धोखे से अगर पावर फेल हो गया। इसके लिए क्या किया जाता है, यूपीएस का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े यूपीएस लगाए जाते हैं, बैटरी बैंक लगाया जाता है, जनरेटर लगाया जाता है। ठीक है, जनरेटर भी लगाया जाता है कि सप्लाई गई तो जनरेटर भी ऑन करो, लेकिन जनरेटर में समय लग जाता है ऑन होने में, तब तक तो सर्वर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यूपीएस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यूपीएस और बैटरी बैंक तुरंत चालू हो जाती है तो बैकअप सपोर्ट करती है। फिर ज़्यादा देर अगर बिजली गुल रही तो फिर जनरेटर काम करता है उस बीच में। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ट्रांसफार्मर दिखा देते हैं तुम लोगों को तो समझ में आएगा कि क्या बातें